ओके, जय हिंद दोस्तों। आइसोथर्मल प्रोसेस हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आइसोथर्मल प्रोसेस का हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, यहाँ तक हम आ चुके थे। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में से टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये राइट हैंड साइड की टर्म है टोटल कांस्टेंट हो जाएगी। सो ये पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो हम इसको स्टेट दो डिफरेंट स्टेट के लिए लिख सकते हैं। पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू। ऑलराइट, ओके। और इसका वर्क डन का फॉर्मूला ये मिल गया था एन आर टी लॉग टू द बेस ई वी टू बाई वी वन। अभी इसका दूसरा वर्जन हम लिखेंगे। हमें पता है पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू होता है, सो वी कैन से पी वन बाई पी टू इज इक्वल्स टू वी टू बाई वी वन। सो ये वी टू बाई वी वन को हम पी वन बाई पी टू से रिप्लेस कर देंगे, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के हमें दो फॉर्मूले मिल जाएंगे। लॉग आता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्मूला में। ठीक है, और आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला सीधा सीधा आया था प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला इतना सीधा नहीं आया, हमने डिराइव किया तो हमें मिला एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन और एन आर टी लॉग पी वन बाई पी टू। आगे चलते हैं, हम अभी आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ये नेक्स्ट प्रोसेस है। कितने प्रोसेस हमने देखे? तीन प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, और ये फोर्थ प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, हेडिंग दे दिया हमने एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम नीचे लिखते हैं। मतलब क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का? इन दिस प्रोसेस नो heat exchange takes place between सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब किसी ट्रक का टायर फट जाता है ना, जब वो प्रोसेस होती है टायर फटने की, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। बलून को सडनली फोड़ देते तो वो प्रोसेस होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। समझा रहा हूँ डिटेल में। क्या लिखा हमने? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इसका मतलब क्या है? हीट एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस प्रोसेस के लिए लगाएंगे और आगे डिस्कस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, लेट्स सी। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, हमने डिफरेंट प्रोसेस देखे। कुछ प्रोसेस में ये टर्म ज़ीरो हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में ये टर्म ज़ीरो हो गई थी। अभी ये प्रोसेस में ये टर्म ज़ीरो हो रही है, डेल्टा क्यू। इसको डी क्यू लिखो या डेल्टा क्यू लिखो, मीनिंग द सेम। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो गई? ये ज़ीरो हो गई। दिस टर्म बिकम्स ज़ीरो, क्योंकि ऐसी सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम ऐसी सिस्टम है जहाँ पे हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो क्या हम इसका एक्सप्रेशन अभी लिख सकते हैं? डेल्टा यू, इसको मैं डी नहीं डेल्टा नहीं डी के फॉर्म में लिख देता हूँ। सो आई विल राइट डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सो डी क्यू तो ज़ीरो हो गया यहाँ पे, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अभी हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी तो डी यू निगेटिव बन जाएगा, माइनस डी यू। ठीक है, इसको हमने बॉक्स किया और अभी हमने इसे समझने की कोशिश की कि क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट ट्रांसफर ज़ीरो, समझ गए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखा कि डी क्यू ज़ीरो कर दिया, बचा क्या? हमें मिला रिलेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी। इसका मीनिंग क्या है? अभी जब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफ़र लेन देन कुछ नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, लेकिन उससे वर्क डन हो रहा है और वर्क डन से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। इसका जो मीनिंग है ये दो तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला, फॉर वर्क डन बाय द गैस, अगर गैस काम कर रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में तो, सो फॉर वर्क डन बाय गैस यू कैन से वर्क डन करेगी गैस तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है,
सो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। और दूसरी बात, अगर गैस काम कर रही है, गैस इज़ डूइंग वर्क, सो जब गैस वर्क करेगी तो कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी, और उस एनर्जी खर्च होने से उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर गैस के ऊपर हम काम करते हैं तो फॉर वर्क डन ऑन गैस, ठीक है, गैस के ऊपर हमने काम किया, एक्सटर्नली अगर वर्क किया गैस के ऊपर, तो उससे क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल इंक्रीज। ठीक है, ओके, कुछ नोट लिखते हैं ताकि ये पूरी एडियाबैटिक प्रोसेस हमें विजुअलाइज हो। एक एक करके हम पॉइंट लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से कर्टन हटते जाएगा। सो हम नीचे एक नोट लिखते हैं ताकि जो पॉइंट्स हमने लिखे वो पूरे के पूरे हम जस्टिफाई और कॉन्सेप्चुअली समझ लें। ऑलवेज इन एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपांशन इसका मतलब क्या है? एक्सपांशन कब होता है? जब गैस काम करती है या गैस के ऊपर काम होता है? सुनो बात को, मुझे रिप्लाई दो। एडियाबैटिक एक्सपांशन छोड़, एडियाबैटिक छोड़ दो, एक्सपांशन कब होगा? जब गैस काम करेगी या गैस के ऊपर काम होगा? सर जब गैस काम करेगी। जब गैस काम करेगी मतलब गैस काम करके क्या करेगी? वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। ठीक है, सो ये जो है हमने ऊपर लिखा है वर्क डन बाय गैस, मतलब ये मैं एक्सपांशन की बात कर रहा हूँ। जब एक्सपांशन होगा तो हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होगी तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल डिक्रीज, राइट। सो वो नीचे हम नोट लिख रहे हैं, ऑलवेज इन एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक एक्सपांशन टेम्परेचर ऑफ गैस, इसे कंप्लीट करो। एडियाबैटिक एक्सपांशन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपांशन में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर ऑफ गैस यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मैंने? इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो, जोर से बोलो, सभी लोग बोलो यार। डिक्रीज होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ऑफ गैस विल डिक्रीज। ठीक है, एंड दूसरा इसका भाई लिख लेंगे हम इन, अगर ये 1 है तो ये 2, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, अभी इस प्रोसेस को समझते हैं। ये जो कुछ हमने इतना पूरा लिखा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक पॉइंट में लिखता हूँ, ये इन सभी को जस्टिफाई करेगा, और मैं ये पॉइंट इसी पेज के ऊपर लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, पेन की साइज़ भी थोड़ी छोटी कर दी। यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल हम समझते हैं इससे। ठीक है, बस्टिंग ऑफ टायर, ठीक है, सडनली टायर फूट जाता है ना, या बलून, टायर ले लो या बलून ले लो। बलून का स्पेलिंग शायद से गलत लिखा है मैंने, लेकिन तुम लोग भावनाओं को समझ लो। ठीक है, ये बलून है, ठीक है, बलून के अंदर हवा है, इस बलून के अंदर एयर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी, सडनली ना एक पिन लेता हूँ और इसे फोड़ देता हूँ। ठीक है, दिस इज बलून, और बलून को मैंने इस पिन से फोड़ दिया, फूट जाएगा। ड्यूरिंग दिस बर्स्टिंग ऑफ बलून क्या हो रहा है देखो, ये बहुत स्लो प्रोसेस होगी या बहुत फास्ट प्रोसेस होगी? जब तुम बलून के ऊपर पिन मारोगे तो ये स्लो प्रोसेस होगी या फास्ट होगी? फास्ट। फटक से बलून फूट जाएगा। और मुझे बताओ, जब बलून फूटेगा तो ये हवा तुरंत निकल जाएगी, इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो बस्टिंग ऑफ बलून है, ठीक है, क्या वो एक्सपांशन वाली प्रोसेस होगी या वो कंप्रेशन वाली प्रोसेस होगी? एडियाबैटिक कंप्रेशन या एक्सपांशन से वो क्या होगा? हवा रिलीज हो रही है, एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, अभी इस ड्यूरिंग एक्सपांशन, ठीक है, ये जो सिस्टम की जो
सिस्टम के जो कुछ हीट थी, ठीक है, तो वो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती अभी सराउंडिंग के बीच में। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ समय लगेगा, राइट? बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, दीज आर द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वी हैव सीन, ठीक है। इनको कुछ टाइम तो लगेगा ना, कुछ पोर्शन ऑफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग जाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन जब हम बलून को बस्ट कर देते हैं, सो देर इज अ नो टाइम फॉर हीट टू ट्रांसफर, देर इज अ नो टाइम टू हीट टू ट्रांसफर बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी सडन, वेरी फास्ट। तो हमने कहा कि वेरी फास्ट प्रोसेस में हीट ट्रांसफर को समय ही नहीं मिलता, इसलिए हमने कहा यहाँ पे चेंज इन हीट इज ज़ीरो। हीट ज़ीरो है ऐसा नहीं कहा हमने, चेंज इन हीट ज़ीरो है। बलून फूटने से पहले और बलून फूटने के बाद जितनी हीट इसके पास थी उतनी ही हीट इसके पास अभी ही है। इसको हमने कहा है दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। द बस्टिंग ऑफ बलून इज नथिंग बट एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस और इसमें देर इज अ नो टाइम टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ये लिख के भी मैं दूंगा, ठीक है, ये हम समझ गए, ठीक है, ओके, ऑल राइट। हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं आगे, ठीक है। अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसे थोड़ा आगे इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से हमने पकड़ी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमने लिखा, जिसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस देखते से हम लिखेंगे डेल्टा क्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, सो दिस टर्म ज़ीरो। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू और डी यू वर्क डन और इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस और इसको लेके हम अभी थोड़ा आगे चलते हैं। सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पहला पॉइंट अगर हम लिखेंगे, अगर हम इसे हीट सप्लाई भी करेंगे, ऐसी प्रोसेस जिसको तुम हीट सप्लाई भी करोगे और हीट का चेंज तुम्हें यहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा, डी क्यू विल बी ज़ीरो। हीट सप्लाई भी करेंगे तो वो जो हीट सप्लाई है सिस्टम को कुछ नहीं मिलेगी, उसकी जो हीट होगी सप्लाई करोगे एक्सटर्नली, अगर हम हीट सप्लाई करेंगे और वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट चेंज विल बी ज़ीरो और जो क्यू हीट सप्लाई की है वो होगी ही नहीं सिस्टम को सप्लाई, ये इसका मीनिंग होगा, ठीक है। दूसरा किसके बारे में लिख रहे हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पॉइंट आउट करके एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये चीज़ें लिख रहे हैं। डेल्टा क्यू इसके अंदर ज़ीरो है, मतलब जो हीट सप्लाई या हीट रिलीज है इसके अंदर ज़ीरो होगा टोटल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये वाला समझ लो, डेल्टा यू की बात कर रहे हैं हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या? यस होगी, क्योंकि पीछे लिखा है हमने डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। कितनी होगी मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, और ये जो डेल्टा यू के फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था कि अभी तक डिस्कशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हमने डेल्टा डब्ल्यू के फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक के लिए डेल्टा डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है वो हमने देखा। हमने डेल्टा यू और डेल्टा क्यू की बात नहीं की थी, क्योंकि इनको स्पेशल चीज़ें और एक्सप्लेन करना बाकी है, इसलिए मैंने डेल्टा यू और डेल्टा क्यू के फॉर्मूले लिखे नहीं थे। लेकिन मैं डेल्टा यू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे लिखूँगा, और इसके अंदर जो कुछ फॉर्मूला के टर्म्स आएंगे उसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद तुरंत हम वो पढ़ने वाले हैं। तो अभी थोड़ा ध्यान दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस का कुछ फॉर्मूला होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम ऐसा लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। एम सी वी डी टी हमने देखा था कंडक्शन के अंदर, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी वी डी टी लिखते थे। तो उस टाइप के फॉर्म में ही हमने यहाँ पे सी तो लिखा है, लेकिन सी के नीचे हमने वी लिखा है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सभी चीज़ें अभी के लिए हमारे लिए नई है, ये मैं आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी बस हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, सी वी मतलब क्या होता है। दिस इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है।
सो ये डेल्टा यू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जब आएगा उसके भी फॉर्मूला हम लिखेंगे। बस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और यहाँ से आगे मैं ये टर्म एक्सप्लेन करते जाऊँगा जैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस का डिस्कशन ख़त्म हो जाए तब, ठीक है। ओके, और इसको हम आगे चल के लिखेंगे, हम इसको डिराइव भी करेंगे आगे, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है एन आर बाय ग्यामा माइनस 1 डेल्टा टी। डेल्टा टी होगा T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे और एक टर्म हमें नहीं मिली जिसका नाम है ग्यामा, ठीक है। इसको कहेंगे हम एडियाबैटिक कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है। ये नई चीज़ें हमने यहाँ पे देखी जिसको हमें पढ़ना बाकी है। तीसरा, अभी यहाँ पे तीसरा क्या है? डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। डेल्टा क्यू तो जीरो है तो उसका क्यू फॉर्मूला लिखिए, वो तो जीरो है। डेल्टा यू का नया नवेला फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, ये कुछ ऐसा लिखते हैं, आगे चल के देखने वाले हैं। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या मिला हमें? ऐसा मिला कुछ, ठीक है। ये दो फॉर्मूला मिले। वैसे ही वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या मिलेगा? लेट्स सी। यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने लिखा वर्क डन बाय गैस, ठीक है। वो था W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है। बस इसको हम निगेटिव साइन लगा देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो वर्क डन को हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस एन आर ग्यामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा डेल्टा W इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी यू, तो डेल्टा W, डेल्टा लिखना बाकी है, डेल्टा लिख दिया। डेल्टा W इज माइनस ऑफ डी यू को हमने ये लिखा, उसको बस निगेटिव साइन लगा दें, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय ग्यामा माइनस 1। हम इस फॉर्म में भी वर्क डन लिख सकते हैं बिकॉज वी नो PV इज इक्वल्स टू NRT। सो यहाँ से ये जो है ये NRT बन गया। NRT को हम PV के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये चेंज इन डेल्टा टी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट डेल्टा PV इज इक्वल्स टू NR इंटू डेल्टा टी। सो ये NR डेल्टा टी को है हम डेल्टा PV लिख सकते हैं, दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2। ये निगेटिव साइन है इसलिए P1 इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ग्यामा क्या है और यहाँ पे ये CV क्या है, इसको हमें आगे चल के डील करना है। बस हमने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसे लिखते हैं और उसको वर्क डन तो लिखना था तो माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। और ये यहाँ पे NRT था तो हम इसको लिखेंगे P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन ग्यामा माइनस 1। कोई पूछेगा सर P2 V2 माइनस P1 V1 चाहिए ना, चेंज तो P2 फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है उसको हटा के पहले P1 V1 आ गया, मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये निगेटिव है P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। सो ये निगेटिव अंदर चला जाएगा तो माइनस P2 V2 आ जाएगा, निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाली टर्म मैंने पहले लिखी, ये वाली टर्म P1 V1 माइनस P2 V2 ये यहाँ पे आ गया। दिस इज नथिंग बट P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। ओके, तो उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मिला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। चेंज इन हीट तो ज़ीरो होता है, वो भी हमने समझ लिया। एडियाबैटिक प्रोसेस काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है, यहाँ पे डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें एक रिलेशन भी मिल गया, डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू या माइनस ऑफ डेल्टा यू या डी यू, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेंगे, नोट adiabatic process is very fast process in which there is no time for heat to be exchanged between
सिस्टम एंड सराउंडिंग। बलून फूटेगा, अंदर की हवा बाहर आएगी और उसका हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, इट्स हीट ट्रांसफ़र विल नॉट बी देयर, ठीक है। ऑल राइट, ये बातें होगी। इसका ग्राफ देखना पड़ेगा ना, इंडिकेटर डायग्राम इसके हम प्लॉट करेंगे। तो ये हो गया, पॉइंट्स लिख लिए, जो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज है वो भी लिख लिए फर्स्ट लॉ से। अब इसकी इंडिकेटर डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। इंडिकेटर डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम इज नथिंग बट अ सिंपलेस्ट फॉर्म इन पीवी डायग्राम, पीवी, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ हम डिराइव करेंगे, राइट, कुछ चीज़ हम डिराइव करेंगे, उसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन हमें वो इंटरनल एनर्जी और उससे लेना है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमने देखा कि पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमें रिलेशन मिलता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। कुछ डिराइव करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हम बाद में बढ़ाएंगे और हम अभी देखेंगे कि इसका एंड रिजल्ट क्या है। तो एंड रिजल्ट हमें मिला इसका पीवी डायग्राम निकालने के लिए पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। थोड़ा कंपेयर करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमें क्या रिलेशन मिला था, हमने यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया, हाँ ये पूरा कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इतना बता दिया हमने, ठीक है। और उसका ग्राफ आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में लगभग ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर वॉल्यूम की वन नहीं, यहाँ पे हमने कुछ गैमा लिखा है। गैमा एक होती है टर्म जिसको कहते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसको आगे चल के हम देखेंगे। मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू डिफरेंट होती है और उस हिसाब से गैस का जो पीवी प्लॉट है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड की और कुछ चीज़ें अनफोल्ड करना बाकी है। कुछ चीज़ों को हमने इन बिटवीन छोड़ दिया ताकि हम आगे उसे डिस्कस कर सकें। अभी हमें तो यहाँ तक ही ध्यान देना है कि पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक फॉर्मूला हमें मिला, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है। अगर ये प्रेशर यहाँ पे P1 है तब उसका वॉल्यूम था V1, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट। मान लो कि वो एक्सपांड होके यहाँ पे आ गया जब उसका प्रेशर P2 हो गया और उसका वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है। तुम देखोगे तो यार ये लगभग तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ही ग्राफ लग रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस का भी तो ग्राफ ऐसा ही आया था, तो हमने देखा पीछे आइसोथर्मल प्रोसेस का भी तो ग्राफ ऐसे ही आ रहा था, ठीक है। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है या आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, क्योंकि दोनों का ग्राफ तो लगभग एक जैसा ही आ रहा था, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो एक चीज़ यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के इक्वेशन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है भाई। वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते थे, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये लिखते हैं, और दोनों के ग्राफ कुछ लगभग सेम हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं, एक हेडिंग लगाते हैं और दोनों प्रोसेस को थोड़ा कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ इक्वेशंस हम लिख लेते थे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हमें यहाँ पे ये मिला पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा ही आता है। हम इसके और थोड़े वर्जन्स देख लेते हैं, जिसका हेडिंग मैंने यहाँ पे दिया प्रोसेस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपेयर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस को, ठीक है। सो पहले हम इसके प्रोसेस इक्वेशन लिख लेते हैं। प्रोसेस इक्वेशन मतलब वही अभी हमने लिखा पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऑलराइट। तो इसका प्रोसेस इक्वेशन मतलब दो स्टेट के बीच में कंपैरिजन जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, P1 V1 रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू
P2V2 रेस टू गामा, ऐसा हम लिखेंगे। तो प्रोसेस इक्वेशन आइसोथर्मल के लिए क्या लिखा था हमने लिखा था P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। प्रोसेस इक्वेशन हमने आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या लिखा था, आइसोकोरिक के लिए क्या लिखा था प्रोसेस इक्वेशन, हमने लिखा था P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। तो ये वर्ड में कंफ्यूज मत होना सर, प्रोसेस इक्वेशन ये हमने बता दिया है वर्ड, इसका मीनिंग यही है कि दो पैरामीटर्स के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन लिखा था, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमने क्या इक्वेशन लिखा था, कहाँ गया ये वाला, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। वैसे ही हम एडियाबैटिक के लिए लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटिवली एक्सप्लेनेशन हम एडियाबैटिक के ऊपर कर रहे हैं। आइसोबारिक आइसोकोरिक के ऊपर हमने एक खाली 10-15 मिनट का डिस्कशन किया होगा, लेकिन कल से हमने देखा कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस इक्वेशन, मतलब इस फॉर्म में हमने दो स्टेट के बीच में ये रिलेशन यहाँ पे लिखा। और लिख सकते हैं हम, देखो अभी PV रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना, हमें एक रिलेशन पता है ना, वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू NRT है, राइट। तो मैं P को लिख सकता हूँ क्या, NRT/V, राइट, और वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा NRT/V, और ये V रेस टू गामा इज इक्वल्स टू ये होगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें कांस्टेंट मुझे दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पे दो चीज़ें कांस्टेंट मुझे दिखाई पड़ रही है, ये और ये भी तो कांस्टेंट है, दिस टू आर आल्सो कांस्टेंट, तो उसको वहाँ डाल देंगे तो हमें क्या रिलेशन मिला देखते हैं। और ये जो V डिनोमिनेटर में जब ये ऊपर आ जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, V रेस टू गामा अपॉन V जो है उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, V रेस टू गामा -1, क्योंकि ये 1 पावर ऊपर आ जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है, तो पावर की सब्ट्रैक्शन होगी V, और नीचे वाला 1 -1 यहाँ पे लगा देंगे। सो व्हाट आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन इज, NR तो उधर जाके कांस्टेंट हुआ, सो ये यहाँ पे T V रेस टू गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये मैंने यहाँ पे लिखा। और इससे इसके दो स्टेट के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे, या इसको आज हमने नया नाम दिया प्रोसेस इक्वेशन। विल राइट T1 V1 रेस टू गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेस टू गामा -1। ये बहुत ही यूजफुल है इक्वेशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमने लिख लिया। मतलब क्वेश्चन में टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया होगा एक स्टेट के लिए, दूसरे स्टेट का टेम्परेचर दिया होगा, और कहेंगे कि वो स्टेट के लिए वॉल्यूम कितना है बताओ। सो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में एक इक्वेशन हमें मिल गया फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे कभी बोलेंगे कि यहाँ पे P1 प्रेशर पे V1 वॉल्यूम था, जब प्रेशर P2 हो गया तो वॉल्यूम कितना ये बताओ, तो PV के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। सिमिलरली हाँ, ऐसे ही इक्वेशन हम आइसोथर्मल के लिए भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 लिखा है, तो थोड़ा पीछे जाके होमवर्क पे चेक करना कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का इक्वेशन बन सकता है क्या। नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, राइट। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं, तो इसका भी इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ऑल राइट। और कुछ थर्ड इक्वेशन भी हम यहाँ पे बना सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बहुत सारे फॉर्मूला हमें मिले, ठीक है। इस टाइम हम PV इज इक्वल्स टू NRT में से मैं वॉल्यूम को सब्सिट्यूट कर देता हूँ NRT/P, और वो हमारे इक्वेशन में हम पुट कर देंगे ये वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे PV रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमने लिखा था, तो यहाँ पे मैं V को लिख देता हूँ NRT/P रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट तो राइट हैंड साइड में है ही, N और R ये भी कांस्टेंट है, उधर हम डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो P/T रेस टू गामा, लेट मी राइट दिस वे, P अंदर क्या है T रेस टू गामा, और डिवीजन में क्या है P रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई पूछेगा सर N और R कहाँ गया, वो भी तो कांस्टेंट है, तो इकट्ठा एक कांस्टेंट लिख दिया हमने, ठीक है। 10-12 कांस्टेंट इसके अंदर डाल सकते हैं हम, जो भी चीज़ें कांस्टेंट है इक्वेशन में वो उसके अंदर डाल दिया हमने, ठीक है। बचा क्या फिर, ये P बचा, ये यहाँ पे लिखा, ये T/P की पावर गामा थी, उसको मैंने सेपरेटली लिखा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज
ये हो जाएगा, ये p रेस टू गामा जब ऊपर आ जाएगा, इसकी पावर 1 है, सो ये हो जाएगा p रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू p इंटू 1 माइनस गामा इंटू t रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और इससे इसका प्रोसेस इक्वेशन बना देंगे तो ये p1 1 माइनस गामा इंटू t1 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू p2 रेस टू 1 माइनस गामा इंटू t2 रेस टू गामा। ये गामा गामा क्या है ये हमें देखना बाकी है, हमने बस इसके प्रोसेस इक्वेशन लिख लिया, इसके न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट में एनहांसमेंट होगी। तो इसको आज के लेक्चर को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने आज देखा, इसको 2 से 3 बार तुम्हें फिर दोहराना है, देखना है सभी चीज़ें जो हमने लिखी है क्या वो मुझे समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो 2-3 बार हम इसे पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, पेशेंस रखेंगे और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इसके अंडरस्टैंडिंग और हमें बढ़ेगी। सो वी आर इन द बिटवीन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सो वी नीड टू होल्ड आवर नर्व्स, ठीक है। मैं थोड़ा इसे समराइज कर दूँ फिर आगे की बात कह दूँ। हमने एडियाबैटिक प्रोसेस हमने देखी, इसका फर्स्ट लॉ लगाया, डेल्टा क्यू जिसके अंदर 0 होता है, बस्टिंग ऑफ टायर, सडन हो जाता है, यहाँ पे ये फास्ट प्रोसेस होती है और जिसके अंदर हीट ट्रांसफर होने का कोई स्कोप नहीं होता है। ये इक्वेशन के अंदर तो ये टर्म चली गई, बची डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू को हम ये फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम आगे चल के देखेंगे कि ये आया कहाँ से है। फिर वर्क डन बाय द गैस की हमने बात की, उसको ही निगेटिव साइन लगा दो क्योंकि डेल्टा क्यू 0 हो गया, तो फर्स्ट लॉ से हमें मिल गया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो ये जो डेल्टा यू आया था वही उठाया, उसको माइनस साइन लगा दिया। हमने कहा कि होल्ड ऑन यार, एनआरटी को हम पीवी के टर्म में लिख सकते हैं बिकॉज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये पी क्यू क्यू हो गया, हाँ ये पी है सर। तो इसको P1 माइनस P2 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 हमने लिखा, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। सो वर्क डन के फॉर्मूला हमें मिले, डेल्टा यू का भी हमें फॉर्मूला मिला। यहाँ पे कुछ ये नई चीज़ हमने सीखी जिसके अंदर CV था विच इज़ नथिंग बट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो आगे चल के हम देखने वाले हैं। गामा भी कुछ नई टर्म हमने देखी जिसका नाम है एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये सभी चीज़ें हम सेपरेट सेक्शन इनके लिए लेंगे और वहाँ पे हम इसे क्लियर करेंगे। इसकी इंडिकेटर डायग्राम हमने ड्रॉ की, PV डायग्राम हमने ड्रॉ की। तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम का तो रिलेशन पता होना चाहिए था, तो हमने कुछ स्टेप यहाँ पे स्किप किए और यहाँ पे हमें रिलेशन मिला PV रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसका ग्राफ हमने देखा कि वो भी कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे ही दिख रहा है, मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ग्राफ देखा था उसके सिमिलर ये ग्राफ दिख रहा है हमें, ठीक है। हमने कहा कि इसके अंदर थोड़ा अंतर होता है, उसके पहले कुछ प्रोसेस देख लेते हैं कि इसके अंदर ये जो फॉर्मूला हमें मिला है PV रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसके और कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं क्या, कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज उससे बनते हैं क्या। तो PV रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा। इसका मतलब क्या है कि किसी वन स्टेट में प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 दिया होगा और जब वो एक्सपांड या कंप्रेस हो रहा है तो उसका प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम V2 बता, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल से उसे और अच्छे से क्लियर कर देंगे हम। हमने कहा कि बस इतना ही है कि हमने कहा नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का भी हमने रिलेशन लगाया। यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू एनआरटी से P को रिप्लेस किया और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम मुझे इक्वेशन मिला। सो जब कभी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में कोई रिलेशन या अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस वी विल यूज दिस इक्वेशन। सिमिलरली और एक इक्वेशन हमें यूजफुल होगा टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स एंड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू एनआरटी से हम V को रिप्लेस कर देंगे इन दिस फॉर्मूला। तो V को हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखा कि जो कुछ कांस्टेंट टर्म है जैसे कि N और R ये कांस्टेंट है तो इसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाएगी, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिखा और इसको और सिंप्लीफाई किया तो वहाँ से हमें एक प्रोसेस इक्वेशन मिल गया P1 रेस टू 1 माइनस गामा T1 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू T2 ये। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा इससे बाहर आके हम कंपेयर करते हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ज़रूरी पार्ट है और अटेंशन ज़्यादा लगने वाला है। सो मेक श्योर यू आर गिविंग 100% अटेंशन टुवर्ड दिस सेक्शन। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक स्लोप या कर्व कहेंगे, कर्व, ठीक है। यार हमने देखा कि पीछे से एक ग्राफ लेके आओ सर, बच्चों को थोड़ी आसानी हो समझ में। ये था एडियाबैटिक कर्व का ग्राफ
if I draw, this is adiabatic curve. एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व या इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम जो निकाली है हमने, ये थी वो, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस की भी कुछ ऐसी ही डायग्राम थी। आइसोथर्मल प्रोसेस की कोई, हाँ यहाँ से उठा लेते हैं, चलो। ये है हमारी, एरो थोड़ी देर के लिए चला जाए यहाँ से, एरो को हटा दिया, ठीक है। ये भी यहाँ पे P1 था, यहाँ पे V1, और ये 2 पॉइंट मान लो कहीं पे, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, ठीक है। ये था आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। दिखने में तो बाहर से ये सेम लग रहा है, क्या अंतर है वही हमें देखना है। तो वो समझने के लिए हमने यहाँ पे देखा, इसको थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं, थोड़ा सेंटर में लेके आएंगे इसको, यहाँ पे हमें जगह मिल जाएगी, थोड़ी स्पेशियस जगह यहाँ पे, ठीक है। नाम थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। कुछ यूजफुल रिलेशन भी हमें यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं, कलर चेंज कर लूँ, व्हाट विल राइट हियर, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और जब यहाँ लिखते थे हम क्या लिखते हैं, PV रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैथ्स आ गया भाई, डिफ्रेंशिएशन आ गया, ध्यान दो। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, जैसे x इंटू वाई, u इंटू वी रूल लगाएंगे। u इंटू वी रूल क्या होता है, du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये होता है u इंटू वी रूल। जहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल आते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट हम ऐसे करते थे। यहाँ पे p और v दोनों भी वेरिएबल है। जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं p को वैसे ही रखता हूँ, v को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मैं लिखूंगा dv। आई डोंट नो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आई एम डिफ्रेंशिएटिंग, सो विल ओनली राइट dv प्लस v को वैसे ही रखेंगे और p को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैंने लिखा v इंटू डी पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है, 0, ठीक है। राइट हैंड साइड में एडियाबैटिक प्रोसेस को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करके हम इस प्रकार अरेंज करेंगे कि हमें स्लोप मिल जाए। हमें इसका स्लोप चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें इस ग्राफ का स्लोप चाहिए और इस ग्राफ का स्लोप चाहिए, ताकि स्लोप से हमें इनके बीच में कंपैरिजन करना आसान हो और हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि इसके और इसके ग्राफ के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है। तो हमने कहा कि पहले स्लोप निकालो, स्लोप से ही तुम्हें इसका दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। हम इसके अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैं p को एज इट इज़ रख देता हूँ, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे v रेस टू गामा है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, गामा इधर आ जाएगा। इट इज़ लाइक x रेस टू n को हम लिखते हैं n x रेस टू n माइनस 1, उसी प्रकार हम इसे कर रहे हैं। सो गामा आ गया नीचे, हो गया v रेस टू गामा माइनस 1 इंटू डी वी, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। सो v रेस टू गामा का डिफ्रेंशिएशन ये आया और हमने इसको लिखा इंटू डी वी, ठीक है। प्लस अभी v रेस टू गामा का डिफ्रेंशिएट हो गया और यहाँ पे हम प्रेशर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको लिखेंगे dp इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0, ठीक है। अभी यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं आइसोथर्मल कर्व का इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो ये राइट हैंड साइड में हो गया v dp, तो ये हो गया माइनस v dp। सो मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप क्या होता है भाई, dy बाई डी एक्स। ऑलराइट, मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, dv बाई dp होगा या dp बाई dv होगा। अगर इस कर्व का हम अगर स्लोप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, dp बाई dv लिखेंगे या dv बाई dp लिखेंगे। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, ठीक है। तो y एक्सिस में p है, तो ये इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dp बाई dv। ऑलराइट, सो dp बाई dv के टर्म में मुझे आंसर चाहिए, तो dv में इधर लेके आ जाता हूँ, ये माइनस v उधर चला जाएगा। सो वी विल राइट p बाई v और ये माइनस के साथ इसको लिख दिया, सो ये हो गया dp बाई dv। सो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। dp बाई dv क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ
आइसोथर्मल कर्व, ठीक है, मतलब इसका स्लोप होता है प्रेशर बाय वॉल्यूम विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, स्लोप आ गया इसका, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट, इसका अगर हम यहाँ पे स्लोप दिखाएंगे, एट दिस एनी इंस्टेंट, डिफरेंट कलर, तो ये जो स्लोप है दैट स्लोप इज कॉल्ड एज डी पी बाय डी वी, और वो से दिखाते हैं माइनस पी बाय वी से, जैसे tan थीटा दिखाते थे हम इसी ज़माने में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ द कर्व। तो हमने वहाँ देखा था कि देखो डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें थ्रू आउट द 2 ईयर काम में आएगी, देखो कहीं ना कहीं ये हमें क्रॉस करता ही करता है डिफरेंशिएशन। नेवरदलेस हम अभी चलते हैं एडियाबैटिक कर्व के पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हमें मिल रही है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे v रेस टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड। सो p इंटू ग्यामा, ये v रेस टू ग्यामा माइनस 1 को मैं v रेस टू ग्यामा इंटू v रेस टू माइनस 1 इंटू डी वी ऐसा लिख सकता हूँ क्या, प्लस v रेस टू ग्यामा इंटू डी पी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैंने ये लिखा, तो मैं उसे हाईलाइट भी कर लेता हूँ। इस टर्म को हमने स्प्लिट करके लिखा, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये और ये कॉमन है तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेके इक्वल टू के सामने जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, राइट। कॉमन लेके क्या मिला हमें, इसे फटाफट से हम कंप्लीट कर देते हैं। ये मैथमेटिकल वर्जन p इंटू ग्यामा इंटू डी वी इज इक्वल्स प्लस डी पी इज इक्वल्स टू 0। हमें इसका स्लोप चाहिए, हमें इस एडियाबैटिक प्रोसेस जिसका पीवी डायग्राम हमने निकाला था, इसका हमें स्लोप चाहिए। मुझे डी पी बाई डी वी क्या आएगा वो यहाँ पे लिखना है, तो मैं ये पूरी की पूरी टर्म उधर लेके जाता हूँ। सो आई विल गेट डी पी इज इक्वल्स टू माइनस पी, डी पी इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू ग्यामा डी वी, ठीक है। मुझे डी पी बाई डी वी चाहिए, आई वॉन्ट डी पी बाई डी वी। आई थिंक कुछ मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी है, लेट मी आइडेंटिफाई। हाँ, ये लिखना भूल गया मैं, हाँ, वी रेस टू माइनस 1, थोड़ा इरेज करके लिखता हूँ। सो ये p इंटू ग्यामा वी रेस टू माइनस 1 इंटू डी वी प्लस डी पी इज इक्वल्स टू 0, वो टर्म यहाँ पे आ जाएगी। सो डी पी इज इक्वल्स टू p इंटू ग्यामा वी रेस टू माइनस 1 इंटू डी वी। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी वी इज इक्वल्स टू, डी पी बाई डी वी माइनस साइन, ये हो जाएगा ग्यामा इंटू पी, और ये जो v रेस टू माइनस 1 है तो उसे मैं 1 बाई वी यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड दिस इज़ अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूँ जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ तक हमने ये काट दिया, ठीक है। ये वाली टर्म यहाँ पे, ये डी पी यहाँ पे, ये कंप्लीट टर्म हम राइट हैंड साइड में लेके गए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव ऑफ पी ग्यामा वी रेस टू माइनस 1 इंटू डी वी, ठीक है। सो डी पी बाई डी वी बन गया माइनस ग्यामा पी बाई वी। तो इसका स्लोप क्या मिला हमें एडियाबैटिक कर्व का, माइनस ग्यामा पी बाई वी। दिस इज द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व, ठीक है। डिफरेंशिएशन इफ यू फील सर ये क्या टीडीएस है, भूल जाओ, आंसर हमें मिल गया है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इज माइनस पी बाई वी एंड स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज माइनस ग्यामा पी बाई वी। तो हमें कंपेयर करने के लिए मिला भाई किसका स्लोप बड़ा है, तो हमने देखा कि इसको ग्यामा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, मतलब इसका स्लोप बड़ा होगा कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व। आगे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डी पी बाई डी वी, उसका मॉड्यूलस लेते हैं, मतलब निगेटिव साइन हट जाएगा। एडियाबैटिक कर्व का स्लोप हमें क्या मिला, ग्यामा पी बाय वी, राइट। एंड स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व हमें क्या मिला, पी बाय वी। मॉड्यूलस लगा रहा हूँ ताकि मैं निगेटिव साइन यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, ओके। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे ना ये जो ग्यामा होता है, यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट करेंगे जो आगे हमें क्लियरिटी देगा। ग्यामा की वैल्यू हमेशा
1 से बड़ी होती है। और गामा क्या होता है, किसके लिए कितनी वैल्यू होती है उसकी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वही डिस्कस करने वाले हैं। बस यहाँ पे इतना नोट करो, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। मतलब अगर 1 से बड़ी है मतलब ये जो नंबर है एडियाबैटिक कांस्टेंट का आइसोथर्मल से बड़ा हो जाएगा। ओके, गामा की वैल्यू लेस देन 1 होती तो ये छोटा हो जाता ना। तो यस, वी कैन से दैट in graph adiabatic slope of adiabatic curve is more than, more लिखना सही नहीं होगा, स्टीपर लिखेंगे हम, is steeper than isothermal curve। ठीक है, क्लैरिटी देने के लिए हम पीछे जो ग्राफ निकाला है यहाँ पे हम ग्राफ निकालते हैं PV। ठीक है, हम यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करते हैं एक, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर वेरिएशन P1 से P2 हो रहा है, ये 1 और ये 2, और जिसका वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है। ठीक है, फॉर सेम चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक कर्व अगर हम देखेंगे तो वो मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा, वो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख के दूँ, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। लास्ट पॉइंट है, थोड़ा पेशेंस रखो, और ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, फॉर द सेम चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर हम दो प्रोसेस एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर देते हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ऐसा देखा गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरीके से दिखती है, एडियाबैटिक प्रोसेस इस तरीके से दिखती है। इस तरीके से दिखती है मतलब अगर इनका हम स्लोप कंपेयर करेंगे, अगर हम इसका स्लोप ड्रॉ करते हैं, लेट मी ड्रॉ द स्लोप एट सेम पॉइंट, तो इसका स्लोप इस प्रकार होगा और इसका एडियाबैटिक कर्व का स्लोप थोड़ा उससे स्टीप होगा। ठीक है, तो कर्व स्लोप आइसोथर्मल का छोटा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व बड़ा होता है, मतलब स्टीपर होता है। छोटा बड़ा कैसे कहोगे कर्व को, कौन ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व ज़्यादा इंक्लाइंड है, मतलब इसका स्लोप बड़ा है। स्लोप बड़ा है मतलब स्लोप इज स्टीपर। ठीक है, जल्दी फिसल जाओगे यहाँ से, निगेटिव में बड़ा है। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और इसको दूसरी तरीके से कंपेयर कर दे, ये सभी चीज़ें न्यूमेरिकल में ट्रैप करेंगे, इसलिए मैं बहुत ऐसे चुन चुन के छोटे छोटे धीरे धीरे पॉइंट्स में बता रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में ट्रैप ना करें, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे समझना ज़रूरी है, और इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि न्यूमेरिकल के थ्रू भी हमारी कॉन्सेप्ट इसकी बढ़े। ठीक है, सो द लास्ट पॉइंट इन दिस डिस्कशन वी कैन से दैट एरिया अंडर द कर्व, अगर इसका एरिया अंडर द कर्व हम देखेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ये इतना बड़ा आएगा, एरिया अंडर द कर्व फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ये इतना ही आएगा। मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा ड्रॉ कर पाऊँ टू द लिमिट ऑफ माई क्रिएटिविटी, सो दिस विल बी द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। और मैं अगर कोई दूसरा कलर लेके हैचेड लाइन से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर यहाँ पे बताओ, सो ये जो बड़ा वाला हैचेड लाइन है दैट इंडिकेट्स द एरिया अंडर द कर्व ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये जो फील्ड पोर्शन है दिस वन, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। उससे क्या पता चल रहा है एरिया अंडर द कर्व से, सेम प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में ज़्यादा काम करना पड़ता है, and for the same change from pressure to volume parameters adiabatic process में work done कम होता है। so we can say
डेल्टा डब्ल्यू दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस is greater than work done in adiabatic process. Adiabatic प्रोसेस लिखना नहीं लिखा तो भी चल, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द कर्व ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. दिस स्टैंड्स फॉर एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही. कल मुझे ये सभी चीज़ें रिफ्रेश करके देनी पड़ेगी और इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. मैं आज के लेक्चर को बस मुझे 1 मिनट देना, मैं समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे हम अभी आके स्टैंड हो गए हैं. हमने आज के लेक्चर में आइसोथर्मल से स्टार्ट किया. आइसोथर्मल का वर्क डन के फॉर्मूला को हमने लिखा. उसके बाद हमने एडियाबैटिक प्रोसेस देखी कि जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है, जहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे हम डेल्टा क्यू ज़ीरो लिखेंगे कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट एक्सचेंज ही नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. एडियाबैटिक एक्सपांशन और कंप्रेशन होगा. बस्टिंग ऑफ ट्यूब या बलून इज़ नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये वेरी फास्ट होती है तो हीट एक्सचेंज नहीं होता है. फिर हमने उसका फर्स्ट लॉ देखा, उसके अंदर कुछ डेल्टा यू का हमने फॉर्मूला लिखा, एन सी वी डेल्टा टी. कल हमें इसे ही डिस्कस करना है कि ये डेल्टा यू के फॉर्मूला आते कहाँ से हैं. ठीक है, और डेल्टा क्यू के भी फॉर्मूले डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लिखते कैसे. डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा क्या होता है, इसकी चर्चा करनी बाकी है. वर्क डन का भी फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने लिखा. इंडिकेटर डायग्राम उसकी ड्रॉ की. पी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये रिलेशन कैसे आता है उसको थोड़ा स्किप करके हमने डायरेक्टली लिखा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. फिर उसके डिफरेंट वर्जन्स लिखे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. फिर हमने कंपेयर किया आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ तो सेम दिखता है, तो हमने इन दोनों का स्लोप निकाला. स्लोप इसका आया -p/v, इसका स्लोप आया -γ/p/v, और गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है. इसका मतलब है कि इसका स्लोप ज़्यादा स्टीपर होगा, मतलब एडियाबैटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा स्टीपर होगा कंपेयर टू आइसोथर्मल. इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि सेम स्टेट से 1 से 2 अगर हम आइसोथर्मल या एडियाबैटिक प्रोसेस में जाएंगे तो ज़्यादा काम मुझे यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में करना पड़ेगा. वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. इतनी बात हमने आज के लेक्चर में की. बाकी की चीज़ें हम कल देखते हैं आज के लेक्चर में.